नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम हजारों साल पहले के भारत के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? मतलब जब कोई कैमरा नहीं था, कोई रिकॉर्डर नहीं था, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि उस समय लोग रहते कैसे थे, क्या सोचते थे या फिर उनके राजपाट कैसे चलते थे? तो आज हम इन्हीं सुरागों की पड़ताल करने वाले हैं। असल में इतिहासकार ना एक तरह के जासूस ही तो हैं। टाइम डिटेक्टिव्स जो अतीत के छोड़े हुए छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक पूरी कहानी बना देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सुराग उन्हें मिलते कहाँ से हैं, और इससे भी बड़ा सवाल वो ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा सुराग भरोसे के लायक है और कौन सा नहीं। तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, इतिहासकार सीधे सीधे पास्ट को तो देख नहीं सकते है ना। तो वो उन चीजों पर निर्भर करते हैं जो पीछे छूट गई हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्रोत या सोर्सेज। और ये स्रोत असल में उस बड़ी सी पहेली के वो टुकड़े हैं जिन्हें जोड़कर इतिहास की पूरी तस्वीर बनती है। अब इतिहासकारों के पास ना मोटे तौर पर दो तरह की टूल किट होती हैं। एक तरफ है साहित्यिक स्रोत, मतलब हर वो चीज जो लिखी हुई है, किताबें, ग्रंथ वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ है पुरातात्विक स्रोत, यानी वो सारी भौतिक चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे पुरानी इमारतें, सिक्के, पत्थर पर लिखी बातें। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक बहुत पुरानी एंशिएंट लाइब्रेरी में घुस गए हों, और यहां हमें सीधे उस समय के लोगों के हाथों से लिखी कहानियां मिलती हैं। ये हमें उनके समाज, उनके विचारों की एक सीधी झलक देती हैं। और कमाल की बात यह है कि इस लाइब्रेरी में बहुत वैरायटी है। एक तरफ तो हमें मिलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे वेद और पुराण, जो अक्सर उस वक्त के समाज के नियम कानून और शासक वर्ग की कहानी बताते हैं। तो दूसरी तरफ है बौद्ध और जैन ग्रंथ, जो एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखते हैं, अक्सर उन लोगों की आवाज बनते हैं जिन्हें शायद ब्राह्मण ग्रंथों में उतनी जगह नहीं मिली। और फिर इन सबसे अलग है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जो हमें धर्म से परे राजनीति और उस जमाने के नाटकों की दुनिया में ले जाता है। जैसे वेदों को ही ले लीजिए, खास तौर पर ऋग्वेद। ये सिर्फ पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमें शुरुआती आर्यों की जिंदगी में झांकने का एक जबरदस्त मौका देते हैं। उनका समाज कैसा था, उनके रोजमर्रा के रीति रिवाज क्या थे, सब कुछ। ये कह सकते हैं कि ये उस दौर के समाज का एक स्नैपशॉट है। लेकिन हाँ, जैसा कि हम बात कर रहे थे, हर चीज धार्मिक नहीं थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये किताब मौर्य साम्राज्य के शासन, उनकी जासूसी प्रणाली, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में इतनी डिटेल जानकारी देती है कि ये सच में किसी खजाने से कम नहीं है। अच्छा, अब लिखित सुरागों की एक और कैटेगरी पर आते हैं। ये वो कहानियां हैं जो विदेशी यात्रियों ने लिखी। जब ग्रीक, चीनी और रोमन ट्रैवलर्स भारत आए, तो उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा उसे अपने अकाउंट्स में लिखा, और ये हमें एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव देते हैं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में मौर्य काल के पाटलिपुत्र के लकड़ी के बने बड़े बड़े शानदार महलों के बारे में लिखा। अब कई सालों तक इतिहासकारों को लगा कि ये बस एक कहानी है, शायद बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है। लेकिन फिर जब पटना के पास खुदाई हुई, तो जानते हैं क्या मिला? सच में लकड़ी के बने विशाल खंभों के अवशेष। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक विदेशी अकाउंट को आर्कियोलॉजिकल सबूतों से क्रॉस चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। हम सिर्फ लिखी हुई बातों पर आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें लिखने वाले का अपना बायस हो सकता है। चीज़ों बढ़ा चढ़ाकर बताई जा सकती हैं। जैसे कई विदेशी यात्रियों को भारत के कुछ रीति रिवाज बहुत अजीब लगे, तो उन्होंने उसे बहुत एग्जैजरेट करके लिखा। उनके अपने पूर्वाग्रह थे, और इसीलिए इतिहासकारों को दूसरे और ज्यादा ठोस सबूतों की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है पुरातात्विक स्रोतों की। अब समझिए, हम उस पुरानी लाइब्रेरी से निकलकर एक एक्चुअल खुदाई वाली साइट पर आ गए हैं। यहां हमें मिलते हैं ठोस फिजिकल सबूत, ऐसी चीजें जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और ये सबूत हमें कहानी का दूसरा बहुत जरूरी हिस्सा बताते हैं। आर्कियोलॉजी से हमें मुख्य तौर पर 4 तरह के सुराग मिलते हैं। एक तो है खुदाई, जिससे पूरे के पूरे शहर और उनमें इस्तेमाल होने वाली चीजें मिल जाती हैं। फिर है शिलालेख, यानी पत्थरों या खंभों पर खुदी हुई बातें। तीसरे हैं पुराने सिक्के, और चौथे हैं स्मारक, जैसे पुराने मंदिर और स्तूप। ये सब मिलकर एक बहुत ही सॉलिड बेस तैयार करते हैं। शिलालेखों की बात करें तो ये तो कमाल की चीजें हैं। क्यों? क्योंकि ये पास्ट से भेजे गए डायरेक्ट मैसेजेस हैं। जब सम्राट अशोक ने अपने फरमान पत्थर पर खुदवाए, तो वो सीधे अपनी प्रजा से बात कर रहे थे,
और आज हजारों साल बाद हमसे बात कर रहे हैं। इसमें किसी और लेखक का कोई फिल्टर नहीं है, कोई अपना नजरिया नहीं है। ये एकदम रॉ ऑथेंटिक सबूत हैं। और सिक्के सिक्के हमें दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी कितनी बड़ी बड़ी कहानियां बता सकती हैं। सोचिए, एक छोटा सा सिक्का, वो हमें उस दौर के राजा के बारे में बताता है, उनकी आर्थिक ताकत के बारे में बताता है, और यहाँ तक कि समुद्रगुप्त जैसे राजा के संगीत से प्यार के बारे में भी बता सकता है। सिक्कों की इस पढ़ाई को न्यूमिज्मैटिक्स कहते हैं, और ये हिस्ट्री की एक बहुत ही मजेदार ब्रांच है। तो फिर एक इतिहासकार का असली काम क्या हुआ? सिर्फ सुराग इकट्ठा करना? नहीं, उनका असली काम है इन सभी अलग अलग टुकड़ों को, साहित्यिक और पुरातात्विक, इन सबको एक साथ जोड़कर एक भरोसेमंद कहानी बनाना। तो बॉटम लाइन क्या है? देखिए, साहित्यिक स्रोत हमें समाज और संस्कृति की बहुत गहरी जानकारी देते हैं, लेकिन जैसा हमने देखा वो बायस्ड हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरातात्विक स्रोत ज्यादा साइंटिफिक और भरोसेमंद होते हैं, लेकिन वो हमें कभी पूरी कहानी नहीं बताते। इसीलिए एक मजबूत, भरोसेमंद इतिहास लिखने के लिए दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ये एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते हैं। इतिहासकार किताबों में लिखी बातों को जमीन से मिले सबूतों से कंफर्म करता है और जमीन से मिली चीजों का मतलब समझने के लिए वापस किताबों का सहारा लेता है। और आखिर में ये सोचना कितना रोमांचक है कि इतिहास की ये खोज कभी खत्म नहीं होती। हर नई खुदाई, हर नए ग्रंथ की खोज के साथ अतीत को लेकर हमारी समझ बदल सकती है। तो सवाल यही है कि जमीन के नीचे अभी और कितनी ही कहानियां दबी पड़ी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।